पहलगाम का आतंकी हमला, जिसमें बड़ी बेरहमी से लगभग 26 लोगों की मौत होना, जिनमें एक कश्मीरी भी था जो टूरिस्टों को घुमाता था, खच्चर चलाता था, गाइड का काम करता था। नाम था आदिल हैदर। आदिल हैदर के परिजन क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि उनका बेटा फक्र कर रहे हैं कि शहीद हुआ है, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाह रहा था, लोगों को सुरक्षित करना चाह रहा था। इस एवज में वो उन आतंकियों से जो बड़ी बेरहमी से गोलियां बरसा रहे थे निर्दोषों बेगुनाहों पर, उनसे लड़ गया। उनसे वो जिरह करने लगा कि ऐसा मत करो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन उसकी एक न सुनी गई, उसे 4 गोलियां दागी गईं, क्योंकि वो आतंकियों के लिए खतरा बन रहा था, राह का रोड़ा जो बन रहा था। लेकिन आप लोगों को आज एक और आदिल के बारे में बताएंगे, आदिल हुसैन ठोकेर। जी हाँ, ये आदिल हुसैन ठोकेर अनंतनाग से लगभग 50 किलोमीटर दूर छुरी गांव का है। इस गांव में बहुत ही मामूली से लोगों के, सीधे साधे गांव वालों के घर हैं, जिसमें आदिल हुसैन ठोकेर का भी घर है, जो 2018 से इस गांव को छोड़ दिया था। लेकिन आज चर्चा में इसलिए आदिल है क्योंकि उसके नाम एक बहुत ही खौफनाक इल्ज़ाम जो लगा है। इल्ज़ाम है उस आतंकी हमले के मुख्य आरोपी के नाम। जी हाँ, आदिल की माँ यहाँ पर रहती है, उसके पिता भी रहते थे, एक भाई रहता था। भाई और पिता को पुलिस अपनी हिरासत में पूछताछ के लिए ले गई। अभी तक लौटे कि नहीं, ये खबर बनाने तक ये बात अलग है, लेकिन ये बात सत्य है कि सेना के जवान आए, घर खाली कराया और रात के लगभग 12:30 बजे बम से उस घर को उड़ा दिया गया, जिस घर में आदिल हुसैन कभी जन्मा था, पला था, पढ़ा था। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ मैं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज आप लोगों को यह बताने की एक कोशिश, एक कवायद करूँगा कि जब कोई गुनाह करता है, जब कोई अपराध करता है, तो वो उसकी जो अपराध के खामियाजे हैं, किस कदर कुछ बेगुनाहों को भुगतना पड़ता है, उसके परिजनों को या उससे संबंधित लोगों को। ये हर बार होता है, ये कोई एक कांड में ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पहलगाम हमले में नहीं हो रहा है। जब जब कोई घटना घटती है, चाहे वो घटना किसी गांव में हो, चाहे पहलगाम में हो, चाहे कोई बड़ी घटना हो या छोटी घटना हो, परिजनों को इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा है। जैसे सोचिए, आदिल हुसैन जो आतंकी बनकर, या लोग बता रहे हैं कि वो सीमा पार चला गया, यानी पाकिस्तान चला गया। वो पाकिस्तान क्यों चला गया, इसके भी पीछे एक कहानी है। दरअसल पहले आदिल हुसैन पढ़ने लिखने में बड़ा होनहार था और वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी बन गया था। बहुत अच्छा खासा वो कार्य करता था, झगड़े बवाल से कोसों दूर रहता था। उसने जैसे तैसे कोशिश करके मोबाइल कंपनियों के टावर लगाने वाले सेक्टर से संपर्क किया और अपनी ज़मीन में टावर लगवाने के लिए प्रयास करके सफलता पाया। 20 लाख का सामान लाकर टावर लगाने वाली कंपनी ने इसकी ज़मीन पर गिरा दिया और एक एग्रीमेंट होना तय हो गया। उससे एक फ़ायदा क्या होता, ज़मीन का जो किराया मिलता टावर के एवज में, वो तो मिलता ही, घर के एक व्यक्ति को नौकरी भी मिल जाती। आदिल हुसैन बड़ा खुश था, उसे लग रहा था कि उसने एक बड़ा कार्य किया है, शिक्षा दीक्षा का एक बड़ा लाभ लिया है। लेकिन कहाँ ये नियति को मंजूर था। उसी गांव का रहने वाला एक ऐसा खूंखार आदमी जो पहले कभी आतंकी रहा, आतंकवादी रहा और बाद में सुधर कर सरकार की मदद करने वाला मुखबिर बन गया, उसे ये बात देखी नहीं गई। उसने आकर आदिल हुसैन के उस टावर वाले मसले में अड़ंगा लगा दिया, उसने रोक दिया उसके काम को। आदिल बहुत कोशिशें किया, लेकिन चूंकि वो पुलिस का मुखबिर बन चुका था तो उसकी पावर ज्यादा थी। उसने एक न चलने दी आदिल की, उसके परिजनों की। इससे आदिल हुसैन बड़ा दुखी हुआ। जो झगड़े बवाल से दूर रहता था वो लड़का 2018 में घर छोड़कर निकल गया।
अब आप लोग सोचिए कि उसके बाद से वो फिर लौट कर नहीं आया। उसकी माँ, उसके पिता ने थाने में तहरीर भी दी कि उसका बेटा गायब हो गया है। कुछ एक वर्ष बाद किसी अनजान नंबर से कोई फ़ोन आया, लेकिन बात ना हो सकी। इन लोगों ने जाकर पुलिस को वो नंबर भी दिया। उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया जिस मोबाइल पर वो फ़ोन आया था, जांच के नाम पर। अब सोचिए आप कि आदिल के परिजनों पर क्या बीतती होगी, किस तरह के हालात से वो लोग गुजरे होंगे। एक माँ बेबस, जिसके आंखों के सामने एक स्केच लाकर दिखाया जाता है, उसके गांव वालों को भी, उसके अगल बगल पड़ोस के लोगों को भी, कि देखो ये स्केच पहचानो, ये तुम्हारे बेटे का फोटो है ना। माँ कहती है नहीं, ये मेरे बेटे की तस्वीर नहीं है, नाम और पता वही है। दुर्भाग्य देखिए कि आखिर उसके बेटे का स्केच वाला तस्वीर न बन सका। इसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है 6-7 साल 8 साल हो गए उसको घर छोड़े, तो उसका कद काठी, शरीर, चेहरा बदल सा गया होगा, ये एक कारण होगा। और ये एक कारण होगा कि हो सकता है आदिल हुसैन को फंसाने के लिए फिर से एक षड्यंत्र रचा जा रहा हो। क्या उसके गांव का वह मुखबिर, वो आतंकवादी जो कभी रहा, जिसके वजह से आदिल हुसैन को अपना घर छोड़कर आतंकवादी बनना पड़ा, हो ना हो कहीं वो फिर से एक बार अपनी चाल चला हो और इस मामले में पूरी तरह से उसे मुलजिम बना दिया हो। मैं ये नहीं कहता कि आदिल निर्दोष है, मैं बस ये कहता हूं कि आदिल होता है, आदिल हैदर भी हो सकता है, आदिल हुसैन भी हो सकता है। एक आदिल हैदर जो नागरिकों के लिए, टूरिस्टों के लिए जो एक अलग भावना रखता है, जो कहता है कि ये टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, इनसे हमें रोजगार मिलता है, उन्हें बचाने के लिए जो लड़ जाता है, जूझता है। और एक आदिल हुसैन जो आतंकवादी बन चुका है। उसकी माँ बेबस लाचार अपने टूटे हुए जर्जर घर को देखती है। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग बताते हैं कि किस तरह सेना के जवान आए और सभी को घर खाली करने का आदेश दे दिया। जो आदिल के अगल बगल के भी घर थे उन्हें भी थोड़े बहुत नुकसान अगल बगल के घरों में आया है, लेकिन आदिल हुसैन का घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। सोचिए आप कि आदिल के करनी का फल या उसके जो भी गलत कारनामे थे उसका फल उसकी माँ, उसके पिता, जो कि उस गुनाह में शामिल नहीं है शायद, उन्हें भी मिल गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ है। आप लोग छोटे से लेके बड़े क्राइम की ओर नजर डालेंगे तो पता चल जाएगा। गोरखपुर जनपद में एक बार एक कांड हुआ था, बौठा कांड के नाम से मशहूर। उसमें 2 व्यक्तियों का, 2 सगे भाइयों का कत्ल कर दिया गया था किसी के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। और उसके प्रतिशोध में मृतकों के परिजनों ने एक बड़ा नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें वो जो आरोपी थे वो लोग फरार हो चुके थे, वो लोग नहीं मारे गए। उनके निर्दोष बेगुनाह बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यानी परिजनों पे बर्बरता की गई। यह कोर्ट कचहरी का मसला है, चल रहा होगा, उसमें न जाने और आगे क्या क्या होगा। ये बात अलग है कि उसमें और भी कांड बढ़ते गए, उन आरोपियों को भी इस कहीं ना कहीं शायद कत्लेआम का शिकार होना पड़ा। लेकिन आप लोग सोचिए तत्काल में क्या होता है। जब कोई गुनाह कोई करता है तो गुनहगार तुरंत दायरे से बहुत दूर चला जाता है। आप लोग सोचिए पहलगाम में जो हमलावर थे, 2 से 3 लोग कहे जा रहे हैं ना कि हमला करने वाले 2 लोग थे। वो 2 लोग हमला करके कुछ ही समय में कहां निकल गए होंगे उसकी कोई सीमा है? क्या वो मिले? सुरक्षा बलों ने या सेना ने क्या ये सफलता पाई? चाहे हम कितने भी विस्फोट कर दें, चाहे हम कितने घर जमींदोज कर दें, लेकिन क्या सच में उन आरोपियों तक हम पहुंच पाए, उन आतंकियों को पकड़ पाए जो सच में आरोपी हैं, जिन्होंने सच में गोलियां चलाई हैं? ऐसा नहीं होता है। गुनाह कोई और करता है और सजा यानी उसके बाद उसके खामियाजे दूसरे लोग भुगतते हैं। यही बहुत बड़ी विडंबना है। इसका बहुत बड़ा एक असर कई जगहों पर दिखाई देगा। हाल फिलहाल की बात है, विगत वर्षों की ही बात है, देवरिया जनपद की बात है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत एक परिवार में ऐसा ही आरोप लगता है। लोग कहते हैं कि जो किसी ने कुछ अपराध किया था, एक व्यक्ति की कत्ल हो गई थी, एक यादव परिवार में एक मुखिया का, गार्जियन का, जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य का,
और लोग कहते हैं कि आरोप ये लगता है कि उसमें जो लड़का यानी ब्राह्मण परिवार के ऊपर आरोप लगा कि उसमें का जो एक युवक था उसने वो क्राइम किया और उसे भगा दिया गया। लेकिन जब गांव वाले जुटे या फिर उस मृतक के परिजन जुटे तो उन लोगों के समर्थकों आदि ने मिलकर उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। महिलाएं, बेटियां, लड़कियां, मतलब कोई नहीं बचा भाई। सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण वाकया, कितना विभत्स कांड है ये। ऐसा होता है, मतलब जो आरोपी होते हैं कई बार, जिन पर एक्चुअल में जो क्राइम को क्रिएट करते हैं, क्राइम किए रहते हैं, वो लोग पकड़ से बहुत दूर निकल जाते हैं। वो कहीं एंजॉय कर रहे होते हैं, शायद वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुके होते हैं, मस्त अपने जिस तरह से टूरिस्ट बनकर एक एंटरटेन करने, एक लुत्फ लेने, जीवन जीने के लिए यह लोग गए थे। यशन्या पांडे अपने पति शुभम त्रिपाठी के साथ, या फिर और तमाम लोग देश के अलग अलग जगहों से आए थे, विदेश से भी आए थे। उसी तरह ये आतंकवादी भी, ये क्रिमिनल्स भी क्राइम करके सुरक्षित जोन में चले जाते हैं, एंटरटेन करते हैं, लुत्फ लेते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, और उसका हश्र, उसका साइड इफेक्ट, उसकी जांच पड़ताल और उसके तमाम मुसीबतों से गुजरता है उनका बेगुनाह, लाचार, बेबस परिवार। ऐसा होता रहा। एक और दौर मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में। एक दौर था, 90 का दशक था, और यहां पर बहुत ही विभत्स श्री प्रकाश शुक्ला नाम के एक बड़े क्रिमिनल का उदय हुआ था, जो AK-47 राइफल आदि से प्रहार करता था और सैकड़ों गोली मारता था अपने दुश्मनों पर। वह जब जब भी क्राइम करता था, चाहे वो लखनऊ में करे, आजमगढ़ में करे, गोरखपुर में, बस्ती, बलिया, कहीं भी क्राइम करने के बाद तुरंत बाद वह बिल्कुल इस दायरे से दूर निकल जाता था। नेपाल उसका पसंदीदा जगह था। वहां जाकर होटलों में रहना, खाना पीना, अय्याशियां, मस्त एकदम जीवन, और वहीं से फिर अपने सूत्रों के हवाले से, अपने मुखबिरों से नए शिकार की रेकी, नए क्राइम का क्रिएशन, और फिर एकाएक आकर जो है नए शिकार पर हमला, फिर वापस अपने स्पॉट पे। इस तरह का जीवन ये लोग जीते हैं, क्रिमिनल्स लोग। किसी का भी नाम ले लीजिए, क्राइम करते हैं दायरे से बाहर, लेकिन भुगतता कौन है? तमाम लोग। बात करेंगे अगली खबर में कुछ और खास, लेकिन आप लोग रहिएगा मेरे साथ। क्राइम होता क्यों है, कैसे नियति, कैसे मौत हमें एक एक कदम अपनी ओर बुला लेती है। कई बार हम न चाहते हुए भी न जाने किस मोहपाश में बंधे खींचे चले जाते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग रहेंगे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। मैं आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आदिल के लिए, आदिल हैदर के लिए दुआएं करिएगा कि उसकी आत्मा को सच में सुकून मिले, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो जांबाजों का कार्य है। उसने जो कार्य किया है वो अलग ही तरह का। वो व्यक्ति वो बच जाता सिर्फ अगर अपने लिए जीने आया होता तो। वो भागकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने विरोध किया। कितनी बड़ी बात है ये, सोच कर देखिए आप लोग। आदिल हैदर को सलाम है, सैल्यूट है। लेकिन वहीं आदिल हुसैन, जो आतंकवाद का तमगा लगा चुका है अपने ऊपर, जिसकी मां बेबस, लाचार, विवश है अपने पड़ोसियों के घर रहने पर, उसका घर गिरा दिया गया। उसके बेटे ने आज, होनहार बेटे ने उसे आज जो दंश दिया है, उसे आप क्या कहेंगे? नमस्ते।